चलिए इस वीडियो में हम देख रहे हैं बीपीएससी टीचर के लिए जनरल स्टडी के क्वेश्चन को। ये वह प्रश्न है जो सभी एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी टीचर में सभी के लिए कॉमन पेपर आता है। इसमें साइंस, जीके, जीएस, करेंट अफेयर, मैथ सभी प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, माइक्रो ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है? माइक्रो ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है? ऑप्शन दिया गया, पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण, प्रकाशीय तंतु द्वारा सूक्ष्म तरंगों का ग्रहण, बी नंबर। सी नंबर, विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंगों प्रवर्धन। ए नंबर, पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण, प्रकाशीय तंतु द्वारा सूक्ष्म तरंगों का ग्रहण, विकिरण तथा उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंग प्रवर्धन। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण। पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण। इसमें माइक्रो ओवन में जो भी पदार्थ रखे जाते हैं वो सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण करते हैं, जिससे माइक्रो ओवन में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो गर्म हो जाता है। सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण करके खाद्य पदार्थ गर्म हो जाता है। अगर बात करते हैं माइक्रो ओवन के आविष्कार की, सबसे पहले देखते हैं माइक्रो ओवन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार पर्सी स्पेंसर के द्वारा किया गया था। माइक्रो ओवन का आविष्कार पर्सी स्पेंसर के द्वारा किया गया था। इसमें सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे का स्रोत होता है जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन नलिकाओं जैसे मैग्नेट्रॉन तथा क्लाइस्ट्रॉन के द्वारा किया जाता है। मैग्नेट्रॉन और क्लाइस्ट्रॉन के द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों का अन्य रूप सच या कह सकते हैं सूक्ष्म तरंगों का अन्य उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका अन्य उपयोग रडार में, संचार में, टेलीविजन एवं माइक्रो ओवन में किया जाता है। रडार प्रणाली में भी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रडार प्रणाली में भी सूक्ष्म तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोक्साइड क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोक्साइड क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है? ए नंबर दिया गया 1,2 एथेन डाइऑल, 1 और 2 यानी कि 1,2 एथोन डाइऑन, 1,2 बॉन्ड वाले एथेन डाइऑल, 3 एथोन और 2 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेनॉल। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ए नंबर हो गया 1 और 2 बॉन्ड वाले एथेन डाइऑल, 1 और 2 बॉन्ड वाले एथेन डाइनोल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है CH2OH, CH2OH। अगर बात करते हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर बनेगा CHOH। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें CH2OH इसका केमिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह से इसका सही ऑप्शन हो गया 1,2 बॉन्ड वाले एथेन डाइऑल। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी भोजन संबंधी आदतों में होने वाला इनमें से कौन सा परिवर्तन हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? हमारे भोजन संबंधी आदतों में होने वाला कौन सा परिवर्तन हमारी पर्यावरण समय को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए, भोजन की बर्बादी को रोकना, अपना भोजन स्वयं उगाना, मांस एवं पशु जनित उत्पादों का त्याग करना। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया मांस एवं पशु जनित उत्पादों का त्याग करना। मांस एवं पशु जनित उत्पादों का त्याग करना हमारी भोजन संबंधी आदतों में सुधार लाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पैवन अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन को रोकती है? इनमें से कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पैवन अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन को रोकती है? फर्स्ट पॉइंट दिया गया खुले क्षेत्र की बात करें, यहाँ बात हो रहा है खुले क्षेत्र की, तो ध्यान दीजिएगा ए नंबर पॉइंट
बगीचे के लिए बाढ़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना। बगीचे के लिए बाढ़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना। बी नंबर, कृषि में फसल चक्र का पालन करना। कृषि में फसल चक्र का पालन करना। सी, खुले क्षेत्रों में टाइल्स या सीमेंटों को ढकना। खुले क्षेत्रों को टाइल्स या सीमेंटों से ढकना। तो ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर बात करते हैं खुले क्षेत्रों को लेकर के, तो खुले क्षेत्रों के लिए सही ठीक ऑप्शन हो जाएगा बगीचों में, बगीचों के लिए बाढ़ के रूप में वृक्षों तथा बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना। बगीचों में बाढ़ तथा बाढ़ बगीचों के लिए बाढ़ के रूप में, यानी कि बाउंड्री के रूप में हम वृक्ष या बड़ी झाड़ियों को लगा करके हम पवन अपरदन यानी कि विंड इरोजन को रोक सकते हैं। अब बात करते हैं इरोजन को लेकर के, या पवन अपरदन यानी कि मिट्टी का जो कटाव होता है उसके कैसे कैसे होते हैं और किन राज्यों में कैसे होते हैं। सबसे पहले देखते हैं खनन के द्वारा, या फिर कह सकते हैं माइनिंग के द्वारा। झारखंड के कुछ राज्य हैं जिसमें माइनिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। जैसे इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट राज्य दिए गए हैं। झारखंड, खनन के कारण जो उसमें सॉइल अपरदन या फिर कह सकते हैं सॉइल इरोजन होता है, उसमें से झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगर बात करते हैं ओवर ग्रेजिंग यानी कि चरवाहे या जानवरों के घास चरने के कारण जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिसे हम इंग्लिश में ओवर ग्रेजिंग कहते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग के कारण गुजरात और राजस्थान में सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन या अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। विंड इरोजन की बात करते हैं जिसे हम पवन अपरदन कहते थे, तो विंड इरोजन के द्वारा राजस्थान में सबसे ज़्यादा विंड इरोजन से विंड के कारण सॉइल इरोजन होता है। विंड के कारण सॉइल इरोजन होता है। ओवर इरिगेशन यानी कि बहुत ज़्यादा खेती के कारण जिन राज्यों में बहुत मिट्टी का जो गुणवत्ता शक्ति होती है धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो ऐसे राज्य है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखते हैं फ्लड के कारण बिहार और आसाम में सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव होता है। फ्लड के कारण यानी कि बाढ़ के कारण, वर्षा के कारण सबसे ज़्यादा बिहार और आसाम में मिट्टी का कटाव होता है। और डिफॉरेस्टेशन, जंगलों के कटाव यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, ये कुछ राज्य है जिसमें जंगलों के अत्यधिक कटाव के कारण मिट्टी का कटाव या सॉइल इरोजन होता है। फिर से एक बार देखते हैं। खनन यानी कि माइनिंग के दौरान झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ओवर ग्रेजिंग यानी कि चरवाहे भूमि के कारण गुजरात और राजस्थान में। अगर बात करते हैं विंड इरोजन यानी कि पवन अपरदन के कारण, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में। ओवर इरिगेशन यानी कि अत्यधिक खेती से मिट्टी के उर्वरकता क्षमता में कमी, तो ओवर इरिगेशन के कारण पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। फ्लड यानी कि बाढ़ के कारण बिहार और आसाम में। डिफॉरेस्टेशन में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। जंगल के कटाव के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के राज्य आते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन दिया गया, पुनः वितरण की वजह से ओजोन क्षेत्र बंद हो जाएगा। पुनः वितरण की वजह से ओजोन क्षेत्र बंद हो जाएगा। त्वचा कैंसर के मामले बढ़ेंगे, या धरती का तापमान अत्यधिक तेजी से बढ़ेगा। धरती का तापमान बढ़ेगा। देखिए, बात करते हैं अगर प्रभाव की, तो सबसे ज़्यादा अगर कहता है कि केवल पतला हो जाए, यहाँ बात किया गया है पतला हो जाए, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि इसमें त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। और इसका ये भी इसमें हो सकता है, ये भी ऑप्शन बन सकता है, धरती का तापमान भी इसमें बढ़ेगा। लेकिन बीपीएससी के द्वारा इसमें त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे को सही ऑप्शन में रखा गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं कि ओजोन की माप, ओजोन परत को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत के लिए कई बार कुछ प्रमुख सम्मेलन भी किए गए हैं। ओजोन परत की जो घटती हुई जो उसकी परत की जो
वो पतला हो रहा था या उसकी पतली होने के कारण कुछ सम्मेलन किए गए थे, जिसमें से दो प्रमुख सम्मेलन है। फर्स्ट किया गया वियना सम्मेलन 1985 में, फर्स्ट 1985 में वियना सम्मेलन, और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1985 में वियना सम्मेलन और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फर्स्ट में वियना सम्मेलन 1985 में किया गया था, जो ओजोन परत की घटती हुई परत, ओजोन में जो घट की जो परत जो पतली हो रही है उसको लेकर के, या फिर वातावरण में जो गर्मी बढ़ रही थी उसको लेकर के ये सम्मेलन किया गया था। और सेकेंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को रोक दिया गया था, उसके उत्सर्जन को रोक दिया गया था, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर कई देशों के कई देशों ने मिलकर के इस गैस के उत्सर्जन को बंद कर दिया गया था, क्योंकि इससे ओजोन परत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था। इसी के लिए 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है, 1985 वियना सम्मेलन और 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और 16 सितंबर ओजोन दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा हो, आभासी और अत्यधिक छोटा हो, तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का क्या प्रकार होगा। यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा हो तो वस्तु की स्थिति या दर्पण का प्रकार क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह में हम देख लेते हैं आभासी और तो उत्तल दर्पण को। ये हमारा हो गया। इस तरह का सही आंसर हो जाएगा अनंत और उत्तल दर्पण, अनंत और उत्तल दर्पण, अनंत और उत्तल दर्पण। सही आंसर इसका हो गया अनंत और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सदैव आभासी होता है, सीधा होता है तथा वस्तु से या आकार में छोटा होता है, सीधा होता है तथा अत्यधिक छोटा होता है, आकार में छोटा होता है। इस बात का ध्यान देंगे। उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा, सीधा होगा तथा आकार में छोटा होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्या X गुणसूत्रों वाले शुक्राणु और Y गुणसूत्रों वाले शुक्राणु के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है। क्या X गुणसूत्रों वाले शुक्राणु और Y गुणसूत्रों वाले शुक्राणु के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है, यानी कि देखो उन्हें पहचान में अंतर आना चाहिए। ऑप्शन दिया गया नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है। हाँ, X युक्त शुक्राणु बड़े होते हैं, S युक्त शुक्राणु जो होते हैं वो बड़े होते हैं। नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। सही ऑप्शन हो गया नहीं, उनके आकार और गतिशीलता में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। अब बात करते हैं एक्स और वाई शुक्राणुओं को। तो एक्स और वाई दोनों जो होते हैं वो मनुष्य के लिंग निर्धारण में शामिल होते हैं। लिंग निर्धारण में या पुरुष होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, इसके निर्णय एक्स और वाई शुक्राणु के द्वारा किया जाता हुआ। वाई गुणसूत्र केवल पुरुषों में पाया जाता है, वाई गुणसूत्र जो होते हैं वो केवल पुरुष में पाए जाते हैं और इसी से निर्धारण होता है कि वो लड़का होगा या उसका लिंग का, बच्चे का लिंग का पता चलता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करे। तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कितनी बार बदलेगा, कितनी बार बदलेगा। ऑप्शन दिया गया, कुंडली में प्रत्येक आधि परिक्रमण के बाद, कुंडली में प्रत्येक एक चौथाई परिक्रमण के बाद,
कुंडली में प्रत्येक 1/8 परिक्रमण के बाद। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया कुंडली में प्रत्येक आधे परिक्रमण के बाद इसके जो कुंडली होती है वो परिस्थिति इसकी दिशा बदल जाती है, धारा की दिशा बदल जाती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे दुर्गा डायरेक्टली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन आर्मी एरे प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया था? डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है DRDO, HAL हॉल या इसरो के द्वारा। सही ऑप्शन की बात करते हैं, इसका सही ऑप्शन हो गया DRDO के द्वारा इसके प्रशिक्षण या इसको विकसित किया गया था। इस प्रणाली में लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए एक लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है, या फिर अपने साइट को या अपने जो जगह होता है जिसे इसे ख़त्म करना होता है उसके लिए इसमें लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और लेजर तकनीक की सहायता से इसमें हथियार, या इसमें कह सकते हो कि किरणों के उपयोग करके इसमें लेजर हथियार बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारतीय वन जीव संरक्षण सोसाइटी के आंकड़ों के अनुसार 2023 में बाघों की मौत में सबसे अग्रिम राज्य कौन सा रहा? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र। भारतीय वन जीव संरक्षण सोसाइटी के आंकड़ों के अनुसार 2023 में बाघों की मौत में अग्रिम राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, इनमें से कौन सा रहा है? सही ऑप्शन हो गया इसका महाराष्ट्र। सही ऑप्शन हो गया इसमें महाराष्ट्र। 2023 में करीब करीब 52 बाघों से बाघों की अधिक मृत्यु सबसे ज़्यादा 52 बाघों की सबसे अधिक मृत्यु महाराष्ट्र में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय खेल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय खेल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन से थे? ऑप्शन दी गया स्वीकृत पाल, वीटा दानी, बी नंबर वीटा दानी, सी नंबर महेंद्र सिंह धोनी, उपयुक्त में से एक अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया वीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय खेल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड के पहले भारतीय सदस्य बने हैं। स्वीकृत पाल की बात करते हैं तो स्वीकृत पाल को छठे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार और उनकी कृति साल्ट एंड पेपर के लिए सम्मानित किया गया है। स्वीकृत पाल को छठे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार के लिए से उन्हें सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार उन्हें साल्ट एंड पेपर के लिए उन्हें दिया गया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का जो मुख्यालय होता है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को MSME के प्रदर्शन में बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया था? हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को MSME के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया था? सही ऑप्शन हो गया इसका, और पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर विश्व बैंक, बी नंबर IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, सी नंबर क्वाडाब। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए विश्व बैंक। विश्व बैंक की सहायता से रैंप योजना को में MSME को बेहतर बनाने के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है। अब ये है क्या तो देख लेते हैं। रैंप का तात्पर्य होता है राइजिंग ऑफ एक्सेलरेशन। MSME में होता है कि लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए
इसमें कार्य किए जाते हैं। उद्यम मंत्रालय को बेहतर बनाने के लिए इसमें कार्य किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा निम्न में से किन देश से होकर नहीं गुजरेगी। ऑप्शन दिया गया भारत, बी नंबर ईरान, सी नंबर उज्बेकिस्तान। सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर हो गया सी नंबर उज्बेकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा उज्बेकिस्तान से होकर नहीं गुजरेगी। तो देखते हैं पहले किन किन देशों से यह होकर के गुजरती है। पहले देखते हैं इसकी लंबाई। सबसे पहले इसकी लंबाई दिया गया है कि इसकी लंबाई करीब करीब 7,200 किलोमीटर है। 7,200 किलोमीटर है। मुख्य रूप से ये भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस से होकर गुजरती है। मुख्य रूप से ईरान, अजरबैजान और रूस से होकर के गुजरती है। कुछ अन्य देश जिससे यह होकर गुजरती है उसमें से अफगानिस्तान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिया, तुर्की, सीरिया, यूक्रेन, बेलारूस, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये कुछ प्रमुख देश हैं जिसमें से ये गुजरती है। लेकिन मुख्य रूप की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस। अन्य देशों में अफगानिस्तान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, सीरिया, यूक्रेन, बेलारूस, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और ओमान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी राम मनोहर लोहिया। सही ऑप्शन देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सरकार के द्वारा की गई जातियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। इसी वक्त में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव कांग्रेस के कार्यकारी समिति ने 14 जुलाई 1942 को रखा था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और 9 अगस्त 14 जुलाई 1942 को रखा गया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1867 में 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा कौन से धार्मिक सामाजिक सुधार का आंदोलन शुरू किया गया। धार्मिक और सामाजिक सुधार का आंदोलन शुरू किया गया। ऑप्शन दिया गया प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सी नंबर सत्य शोधक समाज। फिर से ध्यान देते हैं, आत्माराम पांडुरंग द्वारा कौन से धार्मिक और सामाजिक सुधार का आंदोलन शुरू किया गया। प्रार्थना समाज, आर्य समाज या सत्य शोधक समाज। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की शुरुआत की गई थी। इसके साथ साथ कुछ अन्य धार्मिक और सामाजिक सुधार के बारे में भी अच्छी तरह से जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज, महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन संघ, पंडित रामाबाई के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंडित रामाबाई के द्वारा आर्य महिला समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज, सोहन सिंह भकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। इसके साथ साथ ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज, ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिसे याद करना काफ़ी ज़रूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्ग के उत्थान के लिए
हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? उदाहरण के लिए किस वर्ष हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई? ऑप्शन दिया गया है 1924, 1936, 1932, 1924 में, 1936 में और 1932 में। सही ऑप्शन देखते हैं तो हमारा हो गया 1932 में। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। ध्यान देते हैं, दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा के लिए दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन दिए जाने के कारण गांधी जी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को 1932 को आमरण अनशन शुरू किया था। गांधी जी ने दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की देने के कारण गांधी जी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन चालू किया था। इसके विरोध में मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी सभी ने मिलकर गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता करवाया था। ये पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को किया गया था। 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पुनः समझौता किया गया था, जिसमें यह समझौता कराने के लिए मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और सी राजगोपालाचारियों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। पुनः समझौता के बाद सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छूआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। हरिजन के कल्याण हेतु अखिल भारतीय छूआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी तथा 1933 के आसपास में 1933 में कहा जाता है 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका या हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। फिर से एक बार ध्यान देते हैं। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने यरवदा जेल में दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन के लिए दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन मिलने के विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था और इसी आमरण अनशन को बंद करने के लिए मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और सी राजगोपालाचारी ने प्रयास किया और 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के बीच और भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः समझौता किया गया। इसी के साथ सितंबर के महीने में 1932 सितंबर में ही गांधी जी ने दलित वर्गों के लिए हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी तथा 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका को निकाला था। इसके साथ साथ गांधी जी के कई अन्य पत्रिका भी हैं, उन्हें भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे यंग इंडिया गांधी जी की पत्रिका है, जिसे का संपादन इंग्लिश में किया गया था। नवजीवन गुजराती और हिंदी में किया गया है। नवजीवन और हरिजन इंग्लिश गुजराती और हिंदी तीनों भाषा में यह पत्रिका निकली थी। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार में फहराते हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय त्योहार में किस पर फहराते हैं? ऑप्शन ए हो गया गांधी जयंती में, ऑप्शन बी राष्ट्रीय संविधान दिवस में, ऑप्शन सी स्वतंत्रता दिवस में। सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता दिवस में। प्रधानमंत्री लाल किले पर, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराते हैं। वहीं बात करते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी को राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराते हैं। ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी को राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराते हैं। वहीं प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराया जाता है। 26 जनवरी को
राष्ट्रपति पद पर 26 जनवरी को कर्तव्य पद पर 26 जनवरी को कर्तव्य पद पर और 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। अब दोनों में अंतर यह है कि 26 जनवरी को फहराए जाने वाले झंडे को फ्लैग अनफेयरलिंग कहा जाता है। फ्लैग अनफेयरलिंग इसमें झंडा फहराना कहलाता है। और 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग के कहा जाता है। पंद्रह अगस्त को फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है जिसे ध्वजारोहण कहते हैं। 15 अगस्त को ध्वजारोहण यानी कि फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है और 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराना जिसे फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। अंतर यह है कि 15 अगस्त के दिन झंडे को पोल के नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है जिसे फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री के द्वारा झंडे को नीचे से ऊपर ले जाकर झंडा फहराया जाता है जिसे ध्वजारोहण या फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। वहीं 26 जनवरी के दिन झंडा पहले से ही ऊपर रहता है और उसे सिर्फ फहराया जाता है जिसे अनफर्लिंग कहा जाता है और ये राष्ट्रपति के द्वारा कर्तव्य पथ पर किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? ए नंबर रॉलेट एक्ट, बी नंबर भारत सरकार अधिनियम 1919, चार्टर्ड अधिनियम 1953। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था। भारत सरकार इसी को पंडित नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। हमारा अगला प्रश्न हो गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किस वर्ष इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन दिया गया 1896, 1916, 1876, 1896, 1916 या 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। सही आंसर हो गया 1876 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन किया गया था? खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन शुरू किया गया था। ऑप्शन दिया गया है 1919, 1922, बी नंबर में 1931 और 1933, सी नंबर में 1943 और 1947। चलिए ऑप्शन से देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1919 में खिलाफत और 1922 में असहयोग आंदोलन। 1919 में खिलाफत और 1922 में असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को 23 नवंबर 1919 में भारतीय खिलाफत कमेटी के प्रथम बैठक में की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और 1922 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन से नेता हैं जो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? नंबर ए नंबर सच्चिदानंद सिन्हा,
बी नंबर जयप्रकाश नारायण, सी नंबर जगजीवन राम। सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण और जगजीवन राम। सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो गया जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ये 9 नवंबर को 1942 को 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने कुछ साथियों के साथ ये हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। फरार होने के बाद ये कुछ समय नेपाल में गए, लेकिन वहाँ नेपाल के पुलिस के द्वारा 1943 में इन्हें फिर से पकड़ लिया गया। 1943 में इन्हें 9 नवंबर 1943 में इन्हें नेपाल में फिर से पकड़ लिया गया तथा इन्हें हनुमान नगर जेल में रखा गया था। हनुमान नगर जेल में रखा गया था, लेकिन कुछ समय के बाद वो वहाँ हनुमान नगर जेल से भी भागने में सफलता उन्हें हासिल हुई। दूसरा पॉइंट आता है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा जब बनाई जा रही थी तो इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 9 दिसंबर को 9 दिसंबर को इसकी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें प्रथम अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और 11 अगली 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 संविधान सभा की बैठक में 11 तारीख को होने वाली अगली संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बालाघीर जिले में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया गया है तांबा, अभ्रक और बॉक्साइट। पहले देख लेते हैं, नाम अच्छी तरह से देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य का कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बालाघीर। उड़ीसा राज्य का कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बालाघीर ये राज्य बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रमुख है। बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रमुख है। ये जो एरिया है ये सभी के सभी टर्सरी काल की संरचनाओं में आते हैं। ये सभी टर्सरी काल की संरचनाओं में आते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान का कुछ प्रमुख एरिया है जो तांबे की खनिज के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख है, जो कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे राजस्थान में अलवार, झुंझुनू, खेतड़ी, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद ये सभी तांबे के खेत के लिए प्रसिद्ध हैं। तांबे के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। फिर से एक बार देखते हैं, राजस्थान में अलवार, झुंझुनू, खेतड़ी, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद ये सभी तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। रेड सैंडर्स नामक स्थानीय वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? रेड सैंडर्स यानी कि लाल चंदन, जिसे रेड सैंडर्स यानी जिसे हम लाल चंदन के भी नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन दिया गया है गंगा के मैदान, बी नंबर पूर्वी घाट, सी नंबर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में रेड सैंडर्स या लाल चंदन होता है जो पट्रोकॉर्पस सेंटेलिनस परिवार का एक सदस्य होता है। और ये रेड इसकी जो खेती है वो जनरली लाल मिट्टी में और गर्म और शुष्क जलवायु में की जाती है। लाल मिट्टी और गर्म और शुष्क जलवायु में इसकी खेती की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है पैंथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? पैंथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन है महासागर, बी वायुमंडल, सी मृदा। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो पैंथालारस महासागर से संबंधित है। यह महासागर से संबंधित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, पश्चिम बंगाल, सी नंबर उड़ीसा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, सी नंबर उड़ीसा। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस प्रश्न को थोड़ा विशेष ध्यान से देंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों को बताया जाएगा। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ होती है वो पूर्वी घाट की ऊंची चोटी आती है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई 1000
1501 मीटर है। 1501 मीटर है। 1501 मीटर है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी और तमिलनाडु में पंचमलई, सेवराय, जवादी, सिरुमलई पहाड़ियाँ पूर्वी घाटी की प्रमुख पहाड़ियों में आता है। फिर से ध्यान देते हैं। उड़ीसा में महेंद्रगिरी तथा तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराय, जवादी, सिरुमल पहाड़ियाँ पूर्वी घाटी की प्रमुख पहाड़ियों में आता है। इसके साथ साथ कुछ अन्य ऊंचे सबसे भारत में जो सबसे ऊंची चोटियां होती है, विभिन्न विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं में होने वाली सबसे ऊंची चोटियों का नाम कुछ देख लेते हैं। तो ग्रेट हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी, ग्रेट हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। काराकोरम गॉडविन एस्टन, काराकोरम श्रेणी में गॉडविन एस्टन या जिसे हम केटू के नाम जानते हैं, काराकोरम श्रेणी में केटू सबसे ऊंची चोटियां है। जास्कर रेंज में कामेट भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पीर पंजाल में इंदिरा किला, पीर पंजाल श्रेणी में इंदर किला, पीर पंजाल श्रेणी में इंदर किला। लद्दाख श्रेणी में अस्टॉक, लद्दाख श्रेणी में अस्टॉक कांगरी, लद्दाख श्रेणी में अस्टॉक कांगरी। अरावली पर्वतमाला में, अरावली राजस्थान के अरावली पर्वतमाला में गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। विंध्य पर्वतमाला की बात करते हैं तो कालूमर चोटी, विंध्य पर्वतमाला में कालूमर चोटी। विंध्य और सतपुड़ा में, तो विंध्य पर्वत में कालूमर चोटी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा में धूपगढ़ी, सतपुड़ा में धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिम बंगाल में अनाईमुड़ी, पश्चिम बंगाल में अनाईमुड़ी काफ़ी फेमस है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। पूर्वी घाट की बात करें तो महेंद्रगिरी। नीलगिरी पर्वत की बात करें तो या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो हो जाता है डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। अगर विभिन्न विभिन्न प्रकार के विभिन्न राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो कुछ राज्यों की सबसे ऊंची चोटी जैसे उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। केरल, केरल की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी, केरल की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और तमिलनाडु की डोडा बेटा दक्षिण भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी है। तमिलनाडु की ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और केरल की अनायमुड़ी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की गुरु शिखर, राजस्थान की गुरु शिखर अरावली पर्वत का श्रेणी में आता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, डोल ड्रम, डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द डैश दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती है। ऑप्शन दिया गया है उच्चवाच, बी नंबर स्थिर, सी नंबर निम्न। चलिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यह निम्न दाब वाला क्षेत्र आता है। डोलड्रम जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास निम्न दाब वाली क्षेत्र आती है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के आसपास निम्न दाब वाली क्षेत्र में आती है। ध्यान से फिगर को देखते हैं। डोलड्रम श्रेणी या डोलड्रम पेटी 0 से 5 डिग्री तक, 0 से 5 डिग्री तक, 0 से 5 डिग्री के बीच में पाया जाता है। डोलड्रम पेटी 0 से 5 डिग्री के बीच में पाया जाता है। हवा के मूवमेंट को कोरियोलिस लॉ कहते हैं। हवा के मूवमेंट को कोरियोलिस लॉ या फेरस लॉ के नाम से जाना जाता है। और डोलड्रम पेटी के पास में ये कोरियोलिस लॉ का प्रभाव, ये कोरियोलिस लॉ या फेरस लॉ का प्रभाव बिल्कुल निम्न होता है। इसमें हवाएं बिल्कुल शांत रहती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? काल बैसाखी का अनुभव करेंगे। तो पहले देखते हैं काल बैसाखी आखिर है क्या। तो काल बैसाखी एक पर्वतीय हवा है, स्थानीय हवा है जो किसी गर्म मौसम के आसपास में चलने वाली एक स्थानीय हवा है। बात करते हैं काल बैसाखी कहाँ चलती है। तो ऑप्शन दिया गया गुजरात, बी नंबर पंजाब, सी नंबर पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन इसका हो गया पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवाएं हैं। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलने वाली ग्रीष्मकालीन हवा है। जिस याद कर सकते हो कि गर्मी के मौसम में चलने गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवाओं को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है।
वहीं भारत में अलग अलग स्थानीय हवाओं के जब भारत में हवाएं जब चलती है तो उन्हें अलग अलग स्थानीय नाम दिए गए हैं। जैसे लू, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। केरल में इसे आम वर्षा के नाम से जानते हैं या मैंगो सावर के नाम से जानते हैं। असम में इसे बोडो बोडो चिला कह के नाम जानते हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में इसे नॉर्वेस्टर नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में इसे नॉर्वेस्टर नाम से जाना जाता है। वहीं दुनिया के अलग अलग देशों की अगर बात करते हैं तो गर्म और ठंडी हवाएं चलती है, जिसमें से चिनूक रॉकी पर्वत या उत्तर अमेरिका में चलने वाली सबसे प्रमुख हवाएं हैं। चिनूक रॉकी पर्वत और उत्तरी अमेरिका में चलने वाली हवा है। फोन गर्म हवा है जो आल्पस यूरोप में चलती है। फोयान गाल्पस यूरोप में चलती है। आल्पस पस घास के मैदान और यूरोप में चलती है। सिरोका गर्म हवाएं हैं जो सहारा में चलती है। सहारा मरुस्थल में चलने वाली हवा को सिरोका हवा कहते हैं। हरमटन पश्चिम अफ्रीका में चलने वाली गर्म हवा है। हरमटन पश्चिम अफ्रीका में चलने वाली गर्म हवा है। सेंटा आना दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म हवा है। सेंटा आना दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म हवा है। हरमटन पश्चिम अफ्रीका में चलने वाली गर्म हवा है। इसे हम डॉक्टर हवा के नाम से भी, डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ ठंडी हवाओं के बारे में देख लेते हैं। तो ठंडी हवा में बोरा हंगरी से इटली तक चलती है। बोरा ठंडी और शुष्क हवा है जो हंगरी से लेकर इटली तक चलती है। मिस्ट्रल ठंडी हवा है जो आल्प्स फ्रांस में चलती है। आल्प्स फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा को मिस्ट्रल के नाम से जाना जाता है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में पुनास नाम की ठंडी और शुष्क हवा चलती है। पुनास नाम की ठंडी और शुष्क हवा चलती है। पुरगा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। पुरगा शीतकालीन हवा है जो रूस में चलती है। पुरगा शीतकालीन हवा है जो रूस में चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, अक्षांश के समानांतर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध, अंटार्कटिक वृत्त, मध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध को दर्शाती है, लेकिन यहाँ पूर्वी गोलार्ध लिखा हुआ है, इसलिए इसका गैया सुमेलित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ऑप्शन दिया गया उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम और सी नंबर दक्षिण पूर्व। सही ऑप्शन हो गया उत्तर पश्चिम। सही ऑप्शन हो गया उत्तर पश्चिम। देखिए, किसी कृषि जलवायु के आधार पर बिहार को 4 भागों में या 4 जोनों में बांटा गया है। जोन 1, 2, 3A और 3B। जोन 1, 2, 3A और 3B, जिसमें से उत्तर पश्चिम में जलोढ़ मैदान आता है, जिसमें गंगा मैदान का उत्तरी भाग कहलाता है। गंगा का उत्तरी भाग कहलाता है तथा इसी में गंगा के उत्तरी भाग में या कह सकते हैं उत्तरी भाग ये उपजाऊ भाग है। जोन 2 में उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान है जो गंगा के उत्तर में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। जोन 2 में उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान है जो गंगा के उत्तर में है और वो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। जोन 3 में गंगा के दक्षिण में सूखा क्षेत्र है, और जोन 3B में गंगा के दक्षिण में सूखा प्रणव क्षेत्र है। यह भी जोन 3A और 3B गंगा के दक्षिण में सूखा क्षेत्र कहलाता है।